नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। नीतीश कुमार की जो टेंशन है ना, वो अगले 6 दिनों तक बढ़ी हुई रहेगी। क्यों बढ़ी हुई है? फिलहाल जो बिहार की राजनीति में जो चल रहा है, आनंद मोहन की रिहाई को देख लीजिए, या फिर जो शिक्षक बहाली को, जो शिक्षक में जो आक्रोश है, अपने ही गठबंधन में ये लोग उलझ गए हैं। तो आइए हम इस खबर को आपको विस्तार से बताते हैं कि नीतीश कुमार के लिए अगले 6 दिन जो होगा वो टेंशन भरा क्यों है। नीतीश कुमार के लिए अगले कुछ दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत आज 8 मई से शुरू हो रही है। आज से 3 मामलों में नीतीश की कामयाबी उनके मनोबल को ऊंचा करेगी। फिलहाल वो विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं। 8 से 13 मई यानी अगले 6 दिन नीतीश के लिए खास है। 8 मई को आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गोपालगंज के डीएम रहते जी कृष्णैया की हत्या हो गई थी। हत्या का आरोप आनंद मोहन पर था। उन्हें इस मामले में पहले फांसी की सज़ा हुई, अदालत से राहत मिली और फांसी की सज़ा आजीवन कारावास में बदल गई। तब से वे आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे। हाल ही में उनकी रिहाई के लिए कारा कानून में बिहार सरकार ने संशोधन कर दिया था। हाँ, परिणाम स्वरूप आनंद मोहन और उनके साथ ऐसे ही आरोपों में सजा पाए 26 लोग रिहा हो गए। जी कृष्णैया की पत्नी ने बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। आनंद मोहन की सजा माफ करने और उनकी रिहाई में सत्ताधारी दलों को सियासी लाभ मिलने की उम्मीद जताई जाती है। माना जाता है कि बीजेपी की ओर मुखातिब हो चुके राजपूत वोटर आनंद मोहन की रिहाई से अपना रुख बदल देंगे। यह तो समय पर पता चलेगा, लेकिन इसे लेकर बिहार में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। विपक्षी बीजेपी और उसके समर्थक दल इसका विरोध कर रहे हैं। सजा के बावजूद रिहाई का फैसला नीतीश की सरकार ने लिया था। लिए सरकार ने अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन किया। कुछ साल पहले नीतीश ने नियम बनाया था कि लोक सेवक की हत्या के मामले में अगर किसी को सजा होती है तो उसके परिजनों से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब सरकार की नज़र में लोक सेवक भी आम आदमी के बराबर है। अचानक नीतीश कुमार का ज्ञान खुला और उन्होंने आम और खास का फर्क मिटा दिया, यानी सामान्य हत्या के आरोपी की तरह ही लोक सेवक की हत्या का आरोपी भी माना जाएगा। इसका फायदा आनंद मोहन समेत 26 अन्य बंदियों को मिल गया, जिन्हें ऐसे ही संगीन मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। रिहाई के मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्म है। एक खास तबके यानी दलित समुदाय में नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है। लोजपा नेता चिराग पासवान इस मुद्दे पे अधिक मुखर हैं। बहरहाल कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के कारा कानून में संशोधन के फैसले का विरोध किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इधर पटना हाईकोर्ट में भी कई पीआई दर्ज हो चुके हैं। अगर आज का फैसला नीतीश के पक्ष में गया तो उनका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा, पर फैसला प्रतिकूल आया तो निराशा ही हाथ लगेगी। इसके ठीक अगले 9 मई को नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जाति गणना के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका देकर अपील की थी कि जितनी जल्दी हो सुनवाई पूरी की जाए। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश जारी कर जातीय गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राज्य सरकार का विधि विभाग आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भी भेज चुका है। जहां हाईकोर्ट ने कुछ तुल्य टिप्पणी की है, इससे अनुमान लगता है कि अंतरिम आदेश कहीं असली तो नहीं। राज्य सरकार ने भी अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस में तनातनी है। परिणाम के बारे में आकलन फिलहाल असंभव है। मतदान का रुझान उसी दिन शाम तक आ जाएगा। हालांकि यह एग्जिट पोल के रुझान होंगे और वास्तविकता से उनका तालमेल आवश्यक नहीं है। रुझान में कांग्रेस की स्थिति कमजोर दिखती है तो नीतीश को गहरा धक्का लगेगा, इसलिए कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस को ही भरोसेमंद साथी बनाकर विपक्षी दलों को एकजुट करने का अभियान छेड़ रखा है। अंतिम परिणाम आने तक राजनीति में नफा नुकसान या जीत हार का आकलन नहीं किया जा सकता। अगर असली परिणाम भी एग्जिट पोल में मेल खा गए तो नीतीश के लिए राजनीतिक जीवन का ये सबसे बड़ा आघात साबित होगा। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है।
अब तक जिन विपक्षी दलों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, उससे उनको पता चल गया होगा कि किन किन को कांग्रेस से खुन्नस है। एकता के नाम पर साथ सभी आने वाले को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को उसकी औकात पर ही रखना चाहते हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी ऐसे ही नेता हैं जिनको अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में कांग्रेस उनकी कॉमन दुश्मन है। अगर कांग्रेस को झटका लगता है तो यह मानना चाहिए कि वह गठबंधन को लीड करने का नैतिक हक खो देगी, तब कहीं नीतीश कुमार की लॉटरी न लग जाए। हालांकि अभी तक वे खुद पीएम फेस बनने से इनकार करते रह रहे हैं। जब पीएम फेस के लिए कांग्रेस की दावेदारी खत्म हो जाएगी तो ममता बनर्जी सबसे बड़ा दावेदार बनेगी, इसलिए कि पीएम बनने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने का सबसे पहले प्रयास उन्होंने ही शुरू किया था। उनकी एक ही शर्त थी कि कांग्रेस को किनारे रखकर विपक्षी गठबंधन हो। दरअसल ममता यह जानती है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरह कांग्रेस ही बंगाल में उसकी दुश्मन है। हालांकि अभी तक उन्होंने कांग्रेस को बंगाल से नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन वाम कांग्रेस एक का भय उन्हें अब भी सताता है। तो आपने सुनी कि नीतीश की जो विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सफल ही दिख रहा था। तब तक नीतीश कुमार का जो कुछ फैसला है उससे उनके ही गठबंधन में उनका विरोध हो रहा है, और अगर ये विरोध ऐसा ही रहा तो क्या उनका जो मुहिम है वो कामयाब होगा। आज ही वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। कुछ दिन पहले ही देखिए तो ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात किया। तो फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।